आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक का अर्थ होता है समाज से संबंधित, आर्थिक का अर्थ होता है धन या पैसे से संबंधित, राजनीतिक का अर्थ होता है राजनीति से संबंधित। तो उसके बारे में जो जीवन है वह हम इसमें पढ़ेंगे। कक्षा 7 पहला जो अध्याय है इसका नाम है लोकतंत्र में समानता। ठीक है, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है बच्चों, लोक प्लस तंत्र, दो शब्द हैं इसमें। ठीक है, लोक का अर्थ होता है लोग, तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शासक खुद चुनती है। समानता का अर्थ होता है समान होने का भाव। तो हम अपना वोट डालकर, अपना मत डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उसकी ही सरकार बनती है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, समानता का अर्थ समान होने का भाव। तो देखिए यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है जहाँ पे कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। ठीक है, पास के सरकारी विद्यालय मतदान पहचान पत्र का बनने का काम चल रहा है। यहाँ लोगों की एक लंबी कतार खड़ी है, सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतार में शांता, सलमा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हमीद आदि कई लोग खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। तो एक पूनम है जो ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। ठीक है, और वो लोग लाइन में खड़े होकर मतदाता पहचान पत्र बनवा रहे हैं। ठीक है, तो अब है पूनम कहती है, देखिए दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति, नहीं मैं कतार में लगूंगी। पूनम कहती है, दीदी आज मुझे काम पर जाने में देर होगी। ज्योति बोलती है, मुझसे पहले तो तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देर क्यों होगी। पूनम कहती है, मुझे आपके पहले शेफाली दीदी के यहाँ जाना है, वहां का काम अभी बाकी है। शांता, पहचान पत्र बनवाने से क्या फायदा होगा, लाइन में खड़ा होकर बेकार तो नहीं होगा। पूनम, नहीं, पहचान पत्र बनाने जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। हमीद, राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन में लोग खड़े हैं और वह मतदाता पहचान पत्र बनवाना है उनको। ठीक है, तो मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए पूनम जो है वो ज्योति से आगे खड़ी है और वह कहती है कि आप मेरे जगह पर आए, लेकिन ज्योति मना कर देती है। तो यहाँ पहला प्रश्न है बच्चों, वोट देने का अधिकार किसे है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसका वर्ड लिखा है, वोट देने का अधिकार जो है बच्चों वो 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को होता है और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ मैंने उत्तर लिखा है, मैंने प्रश्न उत्तर लिखा है और आप भी इसको अपने नोटबुक में जरूर लिखिएगा देखकर। देश का हर वह नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों, भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष से उम्र ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कतार में खड़े होकर क्या पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है, कैसे। देखिए मैं इसका उत्तर भी बताते चलती हूँ और इसका ये आपको समझ में भी आ जाएगा। पूनम ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है, फिर भी पहचान पत्र बनवाने के लिए वह कतार में ज्योति से आगे खड़ी है। कतार में खड़े होने के लिए किसी भी तरह का जाति, अमीरी, गरीबी या शिक्षित अशिक्षित का भेदभाव नहीं किया गया है, इसलिए पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया इसलिए उसको समानता का अनुभव हो रहा है। तीसरा है, वोट देने के अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है, चर्चा करें। ठीक है, तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रश्न है, इसका उत्तर है ये। वोट देने के अधिकार में हमारे काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी भी जाति, धर्म, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, किसी भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या ऊपर का भारत का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है। ठीक है, चौथा है प्रश्न, फोटो पहचान पत्र की जरूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है। देखिए इसका उत्तर है, कहाँ कहाँ हो सकती है बच्चों फोटो पहचान पत्र बनाने की, जो हमारे पास पहचान पत्र होता है। फोटो पहचान पत्र की जरूरत है मतदान करने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, अगर हम गाड़ी चलाते हैं उसके लिए पहचान पत्र चाहिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए, पासपोर्ट बनवाने के लिए, अगर हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए भी पहचान पत्र की जरूरत होती है।
अब देखिए आगे यहाँ पे दिया हुआ एक चित्र है, एक ये पूनम का चित्र है और इसकी एक बेटी है रमा। ठीक है, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। रमा क्या बोलती है, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है। ठीक है, ज्योति बोलती इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है। फिर यहाँ बोलती है घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम भी पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है। रमा बोलती है घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे एक पोशाक चाहिए और एक बैग भी चाहिए। तो रमा क्या बोलती, मुझे एक पोशाक मतलब ड्रेस चाहिए और बैग चाहिए। पैसे मिल जाने दो, खरीद दूंगी। मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, पूनम रमा से बोलती है। पूनम की बेटी रमा। ठीक है, पूनम ज्योति क्या, रमा जो है वो पूनम की बेटी का नाम है। ठीक है, पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपनी पुत्री रमा को ले जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष की है और ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, तो शालिनी 5 साल की है और रमा 7 साल की है। शालिनी शहर से एक बड़े स्कूल में पढ़ती है, प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेकर उसे बस पड़ाव तक पहुंचा देती है। कतार में खड़े होकर जहां पूनम को समानता का एहसास हो, वहीं रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है, क्योंकि उसके पास बच्चे को पढ़ाने के लिए बड़े प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए पैसे नहीं है। लोकतंत्र के लिए यह बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में वोट देने का अधिकार तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार की असमानताएं हैं। देश का हर वयस्क, चाहे किसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, एक वोट देने का हकदार है। दूसरी तरफ लोगों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफी असमानता है। इन बातों को समझिए कि असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाए। असमानता का अर्थ होता है बच्चों की एक समान ना होना। ठीक है, जहां शालिनी अच्छे स्कूल में पढ़ती, वहीं रमा एक साधारण स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई? तो देखिए यहाँ पे उत्तर मैंने इसका लिखा हुआ है, आपको समझ में भी आएगा और इसका उत्तर भी हो जाएगा। रमा एक गरीब घर की लड़की है। रमा की माँ की आमदनी भी बहुत कम है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण रमा की माँ रमा को अच्छे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है और सरकारी स्कूल उसके घर से बहुत दूर है। इसी वजह से रमा अब तक स्कूल नहीं गई। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? तो देखिए क्यों हो रहा है पूनम को असमानता का एहसास। पूनम को असमानता का एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि वह ज्योति, जिसके यहाँ पूनम काम करती है, उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ती है और बस से रोज स्कूल जाती है, और वहीं पूनम की बेटी रमा सरकारी स्कूल दूर होने के कारण और गरीब होने के कारण प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है। ठीक है, इसलिए उसको असमानता का एहसास हो रहा है कि एक लड़की छोटी अच्छे स्कूल में पढ़ती है और मेरी बेटी साधारण स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। तीसरा प्रश्न है, आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं? मेरे आसपास में सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के स्कूल हैं। ठीक है, ज्यादातर तो प्राइवेट सरकारी दोनों प्रकार के स्कूल होते हैं। अगर सरकारी नहीं होगा तो आप इसका प्राइवेट स्कूल है, इसका भी उत्तर दे सकते हैं। चौथा प्रश्न है, अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे, आपस में चर्चा करें। तो ठीक है, जहां बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है वही एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? अच्छा स्कूल वही होता है जहां बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहां बच्चों के शारीरिक विकास के लिए स्कूल में खेलकूद की उचित व्यवस्था होती है। ठीक है, तो अच्छा स्कूल यही कहलाता है। अब है बच्चों बाल संसद और समानता। ठीक है, बाल संसद और समानता। सभी के विद्यालयों में बच्चों बाल संसद होता है और बाल संसद का गठन किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो। और बाल संसद के गठन के में हम बच्चों से चुनाव करवाते हैं, मत दिलवाते हैं, और फिर हम अपना जिस भी लड़का को या लड़की को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री जो भी बनाना होता है, शिक्षा मंत्री, हम उसे मत देते हैं और इस तरह से चुनाव करके बाल संसद का गठन होता है। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है कि आपके विद्यालय में बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। प्रत्येक समूह में 5-5 का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 5 के समूह बनते हैं और 5-5 के समूह में बच्चे अपना अपना मत देते हैं। तो बाल संसद है ये। पहला प्रश्न है, बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो यहाँ देखिए उत्तर मैंने लिखा है।
ये आपको समझना भी हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। बाल संसद में चुनाव करवाने से बच्चों को अपने मत का प्रयोग करने का मौका मिलता है, उनमें अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जागरूकता आएगी, अपनी इच्छा से अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा, उनमें निर्णय करने की क्षमता का विकास होगा। ठीक है, तो अपना अधिकार, अपना कर्तव्य होता है, हम जिसे चुनना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मनोनीत मतलब बच्चों, अगर शिक्षक बता दे कि यह शिक्षा मंत्री बनेगा, यह लड़की उप शिक्षा मंत्री बनेगी, यह लड़का स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, सिर्फ टीचर ही ऐसा, अगर आपके शिक्षक ही ऐसा कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो उत्तर है ये, देखिए, यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाता तो बच्चे अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाते, अपना पसंद का प्रतिनिधि नहीं चुन पाते, अपने अधिकारों कर्तव्यों को जानने की जिज्ञासा नहीं होती और निर्णय करने की क्षमता का विकास नहीं होता। ठीक है। तीसरा है, क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है? समझाएं। ठीक है, एक व्यक्ति एक मत का। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, हाँ, चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही बार में एक ही जगह पर मतदान कर सकता है और कोई व्यक्ति बार बार अलग अलग जगह पर मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक जगह पर एक व्यक्ति एक ही मत कर सकता है, यह इस सिद्धांत का प्रयोग होता है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, एक व्यक्ति एक मत के नियम का क्या लाभ है? तो देखिए इसका उत्तर है, एक व्यक्ति एक मत के नियम से सबसे बड़ा लाभ यह है कि जनता जिसे सबसे अधिक मत देती वही जनता का प्रतिनिधि बनता है। ठीक है, तो हम जिसको सबसे ज्यादा वोट देते हैं वही चुनकर आता है। ठीक है, तो यह इसका उत्तर हो गया। पांचवा, आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया और क्या कर सकते हैं? अपनी राय लिखें। ठीक है, तो बाल संसद का अलग अलग स्कूल में अलग अलग काम हो सकता है, जैसे मेरे स्कूल में क्या क्या काम हुआ और हम क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर सभी बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग भी इसका उत्तर हो सकता है। बाल संसद और हम लोगों ने मिलकर स्कूल में फुलवारी लगाई। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए हैं फूल के। बाल संसद ने उसमें बहुत कार्य किया है। बाल संसद ने हमें हमारे हक, अधिकार, कर्तव्य और अनुशासन सिखाया है। ठीक है, टाइम से स्कूल आना, हर काम को टाइम से करना। बाल संसद की सहायता से हमें आगे सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम की जागरूकता के बारे में और बताएंगे विद्यालय में। ठीक है, तो बाल संसद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सुरक्षित शनिवार जो स्कूलों में करवाया जाता है उसमें हम बाल संसद की सहायता से उसे कार्यक्रम को अच्छे से संचालित कर सकते हैं। अब आइए बच्चों, यहाँ पे है मानवीय गरिमा और असमानता। ठीक है, मानवीय गरिमा जैसे हमारा मूल्य, हमारा जो मनुष्य का जो मूल्य होता है, मनुष्य की जो उसकी इज्जत होती है उसको ठेस पहुंचती है कई बार। ठीक है, तो मानवीय गरिमा और असमानता, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को क्या होता है बच्चों, ठेस पहुंचती है। यही आप बीते नीचे उदाहरणों में देख सकेंगे। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा, तो इसमें क्या है बच्चों, गांधी जी की अफ्रीका यात्रा में एक बार क्या हुआ था, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे और यहाँ पे गांधी जी एक बार रेल में यात्रा कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों, रेल में यात्रा कर रहे थे। तो रेल में यात्रा करने के समय में वह प्रथम श्रेणी, यानी प्रथम जो श्रेणी होता है उसमें वह टिकट लेकर बैठे थे। और जैसे कि जब अफ्रीका में वो यात्रा कर रहे थे तो वहां के लोग जो होते हैं वो बहुत गोरे होते हैं, और जो वहां पे जो रंग भेद था काले और गोरे का बहुत ज्यादा चरम पर था। तो गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे प्रथम श्रेणी में, तो जो कुछ रेल के जो कर्मचारी थे वो आते हैं गांधी जी के पास और आकर बोलते हैं कि तुम जो है उठकर तृतीय श्रेणी में चले जाओ, यानी कि तीसरे श्रेणी में चले जाओ। और तो गांधी जी मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मेरे पास तो टिकट है प्रथम श्रेणी का, मैं तृतीय श्रेणी में नहीं जाऊंगा। तो यह बात अफ्रीका के जो रेल कर्मचारी थे वो कहते थे श्वेत थे, और गांधी जी अश्वेत थे। अश्वेत मतलब हम गोरे नहीं थे। ठीक है, तो ये अश्वेत थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा गांधी जी का बैठना प्रथम श्रेणी में। और गांधी जी जब नहीं माने कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रथम श्रेणी में ही बैठूंगा, तो उन्होंने पुलिस वाले को बुलवाकर गांधी जी का सम्मान और गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया। और इस तरह से गांधी जी के गरिमा को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची। तो इसमें यही दिया है।
ठीक है। यहाँ पे एक आप बीती है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस हम जो लेखक जो लिख रहा है इसको लिखा है उसके साथ क्या बीता। मैं एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया था। संबंधी मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। मतलब आर्थिक रूप से मतलब वो बहुत ही पैसे वाले लोग थे। समारोह में उपस्थित प्राय सभी समाज के धनी लोग आए थे। कौन से लोग आए थे बच्चों? धनी लोग आए थे। सभी लोग काफी महंगे कपड़ों में थे, गाड़ियों में आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूं। मुझे ना तो बैठने के लिए ना खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे, मैं सारी रात जागता रहा। अपने संबंधी तथा अन्य लोगों के वहां से मेरा मन काफी व्यथित हो गया। व्यथित मतलब बहुत ही वह दुखित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब दिया हुआ है आपका, दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंची। तो ये आपको उत्तर देना है कि जब गांधी जी यात्रा कर रहे थे तो उनको किस तरह से ठेस पहुंची। तो देखिए यहाँ पे उत्तर मैंने लिखा है। एक बार दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी प्रथम श्रेणी में टिकट लेकर बैठे थे, लेकिन कुछ रेल कर्मचारी को एक अश्वेत मतलब भारतीयों को अश्वेत कहा जाता था क्योंकि वह गोरे नहीं होते हैं, एकदम सफेद चमड़ी के, इसलिए इन्हें अश्वेत कहते हैं, को प्रथम श्रेणी में यात्रा करना पसंद नहीं आया और उन्होंने गांधी जी को तृतीय डिब्बे में जाने को कहा। पर गांधी जी के विरोध करने पर पुलिस वाले को बुलवाकर गांधी जी को ट्रेन से जबरदस्ती नीचे उतार दिया गया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी की गरिमा को बहुत ठेस पहुंची। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है, क्या आपके साथ ऐसी घटना हुई है जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंची है? तो यह उत्तर बच्चों आपको खुद लिखना है, ये वाला उत्तर, क्योंकि कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भी ठेस पहुंचा या हमारा अपमान हुआ है, तो वह इसे आपको लिखना है उत्तर। ठीक है, समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप। ठीक है, तो किस किस स्वरूप में हम समानता और असमानता को देखते हैं, ये दिया हुआ है। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में असमान दिखते हैं, परंतु इसके पीछे गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। देखिए यहाँ पे कुछ विज्ञापन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। तो वैवाहिक विज्ञापन में क्या होता है कि लोग निकालते हैं कि हमको अगर किसी लड़का के लिए लड़की से शादी करना है तो ऐसी वधू चाहिए, इस जाति की चाहिए, ऐसा, और रंग गोरा होना चाहिए। तो इस तरह से भेदभाव का पता चलता है। ठीक है, कि हमको फलाना जाति का और इतना पढ़ी लिखी लड़की चाहिए या हमको इस जाति का लड़का चाहिए। तो यह एक असमानता को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इन विज्ञापनों में जाति संबंधी सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूचक शब्द कौन से होते हैं। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है, विवाह के लिए निम्न जाति की ही वरवधू चाहिए। ठीक है, वहां विवाह जब करते हैं तो इस तरह का आपको रेखांकित करना। निम्न जाति मतलब कौन सी जाति चाहिए ये लिखा रहता है, और रंग गोरा है ये लिखा रहता है। तो ये असमानता को दिखाता है कि जो सांवला उससे शादी नहीं करेंगे, गोरा होना चाहिए तो ये जाति का होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए तो क्षत्रिय होना चाहिए, इस तरह का दिखाता है। अब चलिए मध्याह्न भोजन और विद्यालय। ठीक है, मध्याह्न भोजन और विद्यालय। तो सबके विद्यालय में मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील का खाना बनता है। ठीक है, तो देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ कई कारण से हुआ। बच्चे खाली पेट स्कूल आते थे। बहुत बच्चे को गरीबी की वजह से स्कूल में खाना नहीं, मतलब घर पे खाना नहीं बना, तो उनको स्कूलों में खाना मिलने लगा। ठीक है, तो बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी के बाद भोजन करने के लिए जाते, बाद में वापस नहीं आते। ठीक है, पहले बच्चों को स्कूलों में छुट्टी होती थी तो वो घर जाते थे खाना खाने को, खाना खा के फिर दोबारा स्कूल नहीं आते थे। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए आना पड़ता था। तो मिड डे मील के बारे में हमें पता है। मिड डे मील के जो हमारे विद्यालय में जितने भी लोग बिहार के भी स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी मिड डे मील के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दलित और महादलित भी दिया हुआ है। दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते। ठीक है, तो समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग, तो दलित जो लोग होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया कि वो अपेक्षित होते हैं और निम्न जाति के होते हैं और उनके साथ लोग भेदभाव करते हैं और यह एक असमानता को दर्शाता है। ठीक है, अब है बच्चों मध्याह्न भोजन। यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है,
मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। तो बच्चों को भोजन कराने से क्या फायदा होता है? बच्चों का जो पोषण स्तर है बच्चों वो अच्छा होता है। नियमित बच्चों को स्कूल आने में वृद्धि करना। ठीक है, खाना बनने की वजह से बहुत बच्चे जो रोज स्कूल नहीं आते वो रोज स्कूल आने लगे। विद्यालयों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना। पहले बच्चों का नामांकन कम था, अब नामांकन ज्यादा हो गया। स्कूल ड्रॉप आउट को रोकना। पहले बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, अब स्कूल कम छोड़ते हैं। बच्चों के बीच का सामाजिक दूरियों के मिटाने का प्रयास भी किया जाता है। ठीक है, बच्चों के बीच में सामाजिक दूरी मतलब एक साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं, इसलिए से सामाजिक दूरी दूर होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनें और लिखें। तो कैसा है बच्चों, यहाँ पे देखिए उत्तर इसका। सभी बच्चों को, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ लिखा है। ठीक है, सभी बच्चों को एक जगह बैठकर एक प्रकार का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक प्रकार का, यहाँ देखिए एक प्रकार का। ठीक है, सभी बच्चों को एक जगह बैठकर एक प्रकार का भोजन करना चाहिए और उनकी जाति कोई भी हो। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या करते हैं? एक जगह भोजन करते हैं लिखे यहाँ पे करते हैं। ठीक है, करते हैं होगा। सभी बच्चों को एक जगह बैठाकर एक प्रकार का भोजन करते हैं, उनकी जाति कोई भी हो। ठीक है, भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग को नियुक्त करना। ठीक है, जो भोजन बनाने वाला हो किसी भी जाति का होता है और सारे बच्चे एक साथ भोजन बैठ के करते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, क्या आपके कभी भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? तो बच्चों आपको लिखना किया है, अगर नहीं किया है तो लिखेंगे नहीं, अगर किया है तो लिखेंगे हाँ। तो इसका उत्तर क्या होगा कि यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, जिसको लिखना होगा नहीं लिखेंगे, जिसको लिखना होगा सही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं। ठीक है, क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं किया है तो आप इसका उत्तर सिर्फ लिखेंगे नहीं। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सिर्फ नहीं। मैंने कभी भी असमानता का अनुभव नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए फिर एक प्रश्न है, बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। बाल संसद से समानता कैसी हो सकती है? देखिए, बाल संसद का विद्यालय में गठन करते समय लड़का और लड़की दोनों को बराबर का महत्व दें। सभी बच्चों को कार्य करने और निर्णय लेने का समान अवसर दें। ठीक है, तो बाल संसद का जब गठन होता है तो लड़का और लड़की दोनों को महत्व देना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों को एक समान कार्य करने का महत्व देना चाहिए। तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो गरीबी और बेरोजगारी, विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। तो देखिए बच्चों, गरीबी और बेरोजगारी, तो बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत लोग को रोजगार है, बहुत लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी नजर आता है। तो असमानता का